हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। तो आइए आज स्टार्ट करते जा रहे हैं एक मासूम सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर और एक बेसिक थिंकिंग ऑफ नॉलेज का चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। इस चैप्टर में जानेंगे हम जो न्यूटन्स के तीन नियम है, जो तीन लॉ है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। इन मोशन में जानेंगे जो कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट उसमें फोर्स कैसे लगता है, उसमें टेंशन कैसे लगता है, कुछ स्ट्रिंग वगैरह डाल दे तो स्ट्रिंग में टेंशन कैसे लगता है, हाँ फोर्स के द्वारा स्ट्रिंग में कैसे टेंशन लगते हैं, तो सब कुछ हम जानेंगे इस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इन चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते। तो पहले जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हेडिंग लीजिए जिसका नाम है मोशंस। पहला जो जानेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, इसके बारे में जानेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस जो है कैसे काम करता है, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस पे बताया गया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ है, उसका मास है एम मास मान लेते हैं, कुछ भी मास है, हाँ, हम एम से डिनोट करते हैं, कुछ उसमें मास है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे तो हमेशा के लिए वो क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। हमेशा के लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, यानी कि उनमें जो जिस अवस्था पे है उसी अवस्था पे वो रेस्ट पे ही रहेगा। फिर उसी लॉ पे बताया गया है अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसमें कुछ भी मोशन से, कुछ भी मोशन से मतलब कुछ भी, हाँ कोई भी मोशन से, तो वो क्या होगा, उसी मोशंस को फॉलो करते हुए एक स्ट्रेट लाइन पर चलता रहेगा अनंत काल तक, यानी कि इन्फिनिटी टाइम तक वो चलता रहेगा। यही दर्शाता है जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस पे क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो क्या रहेगा, हमेशा के लिए रुका हुआ रहेगा। अगर दूसरा तरफ से बोला जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे मोशंस है तो वो ऑब्जेक्ट पे क्या रहेगा, मोशन से वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए वो इन्फिनिटी टाइम तक वो चलता रहेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके डेफिनेशंस थोड़े कुछ ही सेकंड में आ रहे हैं बोर्ड में, अब ये इसको थोड़ा देख लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशंस पे रहे तो मोशंस पे चलता रहेगा, अगर रेस्ट पे रहे वो अनंत काल तक रेस्ट पे ही रहेगा। का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उनमें क्या जानेंगे, इनमें जानेंगे क्या, जो न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहे तो वो क्या रहेगा, अनंत काल तक रेस्ट पे ही रहेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स रहे तो उन फोर्स से, या तो एक्सटर्नल कोई मोशंस रहे तो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए अनंत काल तक उसी मोशन से वो चलता रहेगा उन्हीं लाइन पर। हाँ, तो यही कहलाता है हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर रहे तो वो क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट पर रहेगा। अगर मोशंस पे आए, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर मोशन रहे तो वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी टाइम तक वो क्या करेगा, चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, ना रुके हुए उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलता रहेगा। फिर उनका डेफिनेशंस देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस में बताता है क्या, an object at rest remains at rest and an object in motions remains in motions at constant speed and in a straight line unless act on by an unbalanced force। यानी कि हमें बताता है क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट पर अगर मोशंस रहे तो वो मोशंस रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट स्पीड, और क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, हाँ वो अनबैलेंस फोर्स से आगे गुजर, मतलब क्या होगा, वो चलता रहेगा। ये बताता है हमें क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। फिर आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस में क्या है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं,
यही बताते हैं कि अगर रेस्ट पर रहे कोई ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर रहेगा, अगर उसमें मोशन अवेलेबल है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, मतलब क्या, ना रुके हुए वो चलता रहेगा। फिर आते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। दूसरा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा एक बेसिक नॉलेज जो है उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, आप उसको जो मैंने जो डेफिनेशंस लिखे थे, आपका अगर ज़रूरत है तो आप उसे पोस्ट कर कर आप लिख लीजिए। फिर है दूसरा वाला जो है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस में क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस में बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे उसका नेट फोर्स जो रहेगा, हाँ, उन ऑब्जेक्ट का मास से उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मल्टीपल फॉर्म पे रहेगा। मल्टीपल फॉर्म पे जो रहेगा उन पे ही, उन दोनों मल्टीपल फॉर्म का ही टर्म जो आएगा वो रहेगा हमारा नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पे यही कहलाता है। तो इनका जो डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस को हम थोड़ा लाते हैं बोर्ड पर। हाँ, आप तो सेकंड जो है, सेकंड है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, जो कि क्या बताता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन से तो उनका मास पर और फोर्स पर डिपेंड करेगा। जो कि सेकेंड लॉ ये हमें बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन अवेलेबल है तो वो डिपेंड करेगा उसका मास पर और अप्लाइड फोर्स पर। तो इसका डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं। बताते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी मास है, मान लेते एम है, तो इनका मास एक्सेलरेशन जो है ये डिपेंड करेगा इनका मास के ऊपर और अप्लाइड फोर्स के ऊपर, यानी कि जो इसका नेट फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके ऊपर वो डिपेंड करेगा जो कि एक्सेलरेशन क्या है, मास और फोर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा। फिर इनका देख लेते हैं, इनका फॉर्म, इनका एक लॉ है जो कि सेकेंड लॉ में आते हैं, एफ इज इक्वल टू ए में। उसको थोड़ा डिफरेंशिएशंस और भी जानेंगे, कुछ ग्राफ मतलब कि कुछ वेक्टोरियल फॉर्म में जानेंगे कि कैसे आते हैं, हाँ वो भी जानेंगे। तो देखिए जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वो हमें बताते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इससे हमें क्या पता चलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है जो कि हमें पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ पी से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे ये क्या फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, नेट फोर्स, ये है एफ नेट, एफ नेट, ये क्या है एफ नेट। यानी कि जो कि फोर्स होगा वो क्या होगा, जो कि चेंज मोमेंटम है वो, उसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन कर दे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एफ नेट। तो मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आप सभी को पता होगा, P इज इक्वल टू एम बी मास इंटू वेलोसिटी। तो इससे हमें डिफरेंस, तो क्या है एफ नेट, एफ नेट हो जो कि डी पी अपॉन डी टी होता है। हाँ, तो हमें पता है जो कि मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर इसे डिफरेंशिएशन करें हमें क्या मिलेगा, हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। तो आइए इन्हें डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डीपी अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएशन का हमें रूल्स पता है, अगर दो फंक्शन रहे, अगर इनमें से दो फंक्शंस रहे तो पहले हमें क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा अनचेंज, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला अनचेंज। तो हमें
पहला करना है क्या, पहले को हमें क्या मानना है, पहले को हमें मानना है कांस्टेंट। हाँ, पहले का कांस्टेंट मान लिए, पहला अनचेंज, पहला वाला अनचेंज, दूसरे का डिफरेंशिएशन डीबी अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी, फिर प्लस दूसरा वाला अनचेंज, दूसरा अनचेंज पहले वाला का डिफरेंशिएशन डीएम अपॉन डी टी, डीएम अपॉन डी टी। ये क्या है, डिफरेंशिएशन से क्या किया मैंने, मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। फिर अगर मोमेंटम को डिफरेंशिएशन करें डीबी डीपी अपॉन डीटी तो आएगा क्या, पहले वाला को हम अनचेंज रखे, फिर दूसरे वाला को क्या किया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे वाला अनचेंज पहले वाला का डिफरेंशिएशन। अगर हम कुछ समय के लिए एक बॉडी का मास हम कांस्टेंट मान ले, क्या माने, कांस्टेंट, कांस्टेंट माने, अगर कांस्टेंट माने तो क्या होगा, तो इन टर्म जो है कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो। तो क्या आया इसमें से डीपी अपॉन डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू मास इंटू डीबी अपॉन डी टी, ये वाला है डीबी अपॉन डी टी। अच्छा, यही तो हमें है क्या, फोर्स, यही हमारा क्या है नेट फोर्स है। तो फिर इसमें से क्या आया, इसमें से आया क्या डीबी अपॉन डी टी, यानी कि यही है फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे क्या, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी वी इंटू डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी। अच्छा, एफ जो है वो क्या है, मास, मास तो कांस्टेंट है, और डी वी अपॉन डी टी पहले जो वन डायमेंशन पे किए थे, वन डायमेंशन पे, वन डी पे जब किए थे डीवी अपॉन डी टी, अगर कुछ डीवी अपॉन डी टी को हम क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या आ गया है एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या आ गया है एक्सेलरेशन, डीवी अपॉन डी टी क्या आता है एक्सेलरेशन, यानी कि वेक्टोरियली अगर बोले, हाँ वेक्टोरियली अगर इसे बोलना चाहे हम तो क्या होगा, ए डीवी अपॉन डी टी। फिर क्या है फोर्स, फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स यहाँ से क्या आया, फोर्स का जो वैल्यू आया एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ नेट जो है, एफ नेट जो है, नेट फोर्स जो है, तो वो क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या बताता है, ये बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें इसे याद रखना पड़ेगा। जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या जाने है, बता रहे हैं इसका डेफिनेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो फिर इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या किसका जरूरत लेना पड़ा, जो एफ नेट होता है वो चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसका मोमेंटम का पता है हमें मास इंटू वेलोसिटी होता है, और डीपी अपॉन डी टी के मोमेंटम को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएशन किए, और मास को पहले वाला का अनचेंज, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस देकर दूसरे वाला अनचेंज पहला वाला का डिफरेंशिएशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मास अगर कांस्टेंट है, उसमें मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन जीरो। तो फिर हमें हमारा जो इक्वेशंस बचे हुए हैं तो क्या है, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू मास इंटू डीवी अपॉन डी टी, जो बचे हुए हैं ये है, ये तो इनका टोटल टाइम जीरो हो गया। फिर डीवी अपॉन डी टी जो हमें पहले पता था कि ये होता है एफ एक्सटर्नल, फिर आया है यहाँ एफ एक्सटर्नल, और डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी यानी कि वेलोसिटी को अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएशन करें, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन से अगर टाइम से डिफरेंशिएशन करें वो तो हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसे थोड़ा नोट्स कर लीजिए और थोड़ा इसे याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये जो फॉर्मूला है, मतलब कि जो आया रिलेशन, इन रिलेशंस को हमें याद रखना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। आगे चलते हुए जब एक्सेलरेशंस बाहर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, हाँ वेलोसिटी उसका जो फोर्स दिया रहेगा, मास भी दिया रहेगा, उससे हम एक्सेलरेशंस निकालेंगे, यहीं से एक्सेलरेशन निकालेंगे। हो सकता है कल को मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, उसमें से फोर्स निकल जाएगा। तो
इनमें से दो डेटा हमें क्वेश्चंस पे दिया हुआ रहेगा, उनमें से एक का हमें आंसर निकालना पड़ेगा इन्हीं डेटा इन्हीं रिलेशन से। तो क्या आएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, एफ इज इक्वल टू ए में मास इंटू एक्सलेशन। थोड़ा इसे नोट कर लीजिए पोस्ट करके। हो गया। फिर आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या है। आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो थर्ड लॉ में क्या बता रहे हैं, इसका जो डेफिनेशन है, whenever one object exert a force on another object, the second object exert an equal and opposite on the first। यानी कि बता रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पलट के इसे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये बता रहे हैं क्या हमें, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल कुछ सवालों पर। हाँ, उन सवाल से हाँ हम कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करें। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसे हमें अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। उन स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। उसके पहले आप इसे थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए, अगर आपको डेफिनेशंस जरूरी है, और इसे भी जरूरी नहीं है क्योंकि हर किताब पे रहते हैं। हाँ, इसे हमें समझना है, ना कि हमें डेफिनेशंस को थोड़ा बहुत याद रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन हमें इसके अंदर समझना है, इन कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना है। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत नोट कर ले इसे। नोट्स पे आपका नोट्स में रहना चाहिए, आप नोट्स कर लीजिए।